नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा चैनल किस्से कहानी और इसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत पोस्ट आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों, आज मैं अपने बहुत ही प्रिय लेखक श्री यशपाल जी की लिखी हुई एक उपन्यास की समीक्षा लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास आपको पसंद आएगा। दोस्तों, श्री यशपाल जी का जन्म हुआ था 1903 में, 3 दिसंबर 1903 फिरोजपुर छावनी में। एक लंबे समय तक हिंदी साहित्य की सेवा करने के बाद इन्होंने 26 दिसंबर 1976 को अंतिम सांस ली। इनकी पिता हीरालाल एक कारोबारी थे और माता प्रेम देवी एक अध्यापिका थी, एक आर्य समाज स्कूल में अध्यापिका थी। चूंकि इनके पिताजी परिवार पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए वो अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के अध्यापन कार्य करती थी और इनकी देखरेख करती थी और इनकी पढ़ाई लिखाई के प्रति अति सजग रहा करती थी। वो चाहती थी कि यशपाल जी महर्षि दयानंद के विचारों के प्रचारक बने, इसलिए उन्होंने उनका एडमिशन गुरुकुल कांगड़ी में करवा दिया था। लेकिन जब ये बड़े होकर लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया, वहां पे इनका संपर्क हुआ भगत सिंह और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से। ये वैसे तो आजादी का दौर था, ये आजादी के समर्थक थे, बचपन से अंग्रेजों के विरुद्ध भी थे, क्योंकि उनका उत्पीड़न जो भारतीय समाज पे था वो ये देखते थे और उसका विरोध भी करते थे। बड़े हुए, इनके संपर्क में आए और चौरी चौरा कांड के बाद इनका गांधीवाद से भरोसा टूट गया और ये क्रांतिकारी उस क्षेत्र में ज्यादा इनका इंटरेस्ट रहने लगा। लेकिन ये जो दौर था इनका, क्रांति के दौर का, गांधीवाद के दौर का, ये जो चीजें हैं ये इनके लेखन में बहुत साफ नजर आती हैं। आज इनके जिस उपन्यास की समीक्षा लेकर के मैं यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ वो उनका बहुत ही फेमस उपन्यास है झूठा सच। भारत पाकिस्तान के विभाजन और उसकी त्रासदी पे लिखा गया ये उपन्यास है। इसको 2 भाग में इन्होंने लिखा था। पहला भाग है वतन और देश, जो 1958 में आया था, और दूसरा भाग जो इसका है वो है देश का भविष्य, जो 1960 में आया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद हो चुका है, दिस इज नॉट द डॉन नाम से। 1100 पन्नों का एक बहुत ही विशाल उपन्यास है। यशपाल साहब को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं। इनकी एक बहुत ही मशहूर कृति है तेरी मेरी उसकी बात, उसके लिए उनको 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा उपन्यास है वो, बहुत ही बड़ा उपन्यास है। इसके अलावा उन्हें 1955 में देव पुरस्कार, 1970 में सोवियत लैंड पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक 1971 में मिल चुके हैं। उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आज उनके जिस उपन्यास के बारे में मैं यहाँ बात करने जा रही हूँ वो है झूठा सच। झूठा सच एक ऐसा उपन्यास है कि इसे एक हम उपन्यास का महाकाव्य कह सकते हैं। कहा भी जाता है इसे एक औपन्यासिक महाकाव्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य पात्र जो जयदेवपुरी नाम का जो मुख्य पात्र है उसको ले करके पूरी कहानी चलती है। जो वतन और देश है उसमें 1943 से 1947 की घटना है, जयदेवपुरी के पढ़ाई करने से लेकर के और जब भारत का विभाजन हो रहा था तब तक की। और उसके बाद जो दूसरा 1947 से 1957 का दौर है, जब विस्थापित हो रहे थे लोग और अपने आप को सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। जो लाहौर से दिल्ली की तरफ आए थे, दिल्ली से लाहौर की तरफ आए थे, परिवार छिन्न भिन्न हो चुके थे, बिछड़ चुके थे, बहुत त्रासदियां हुई थी। तो इसका जो नायक है उसको लेकर के ये कहानी लगातार आगे बढ़ती रहती है और समस्त उतार चढ़ाव, समस्याएं हैं, उनका निराकरण है, सुख है, दुख है, प्रेम है, सब कुछ इस कहानी में है, जो कि एक महाकाव्य में हो सकता है। इसीलिए इसे एक औपन्यासिक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। इसके मुख्य पात्र जो है वो है जयदेवपुरी जो नायक है। उसके अलावा उसकी बहन तारा, कनक, गिल, डॉक्टर नाथ, नैयर, सूजी, सोमराज, असद और प्रधानमंत्री तक इस उपन्यास में मिलते हैं। हालांकि ये उपन्यास के जितने भी पात्र हैं वो काल्पनिक ही हैं, जैसे कि हर उपन्यास में होते हैं। लेकिन चूंकि स्वयं यशपाल जी इन सारे अनुभवों से गुजर चुके थे, तो
उनकी लेखन शैली में उनका अनुभव इतने अच्छे से उतर करके आता है कि एक एक दृश्य आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होता चलता है। कहीं से भी ये नहीं लगता कि उपन्यास है, जैसे लगता है कि मानो किसी सच्ची घटना को यहाँ पे बस नाट्य रूपांतरण करके लिख दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों का नाम लिया गया है, लेकिन चूंकि कहानी का वातावरण ऐसा है कि उसमें कुछ नेताओं या ऐसे लोगों का नाम लेना पड़ा, तो उन्होंने उसका उपयोग किया है, लेकिन वो भी मात्र उपन्यास के जो एक जरूरत थी उसके अनुकूल है, ना कि जबरदस्ती या कहीं से कोई घटनाक्रम लेकर के डाला गया है। ये उपन्यास का जो घटनाक्रम बढ़ता है उसी के अनुसार पात्रों का इन्होंने परिकल्पना की है और उसको वहां पे कर दिया। अब चूंकि उन्होंने उस दौर को खुद देखा था, कुछ समझा था, कुछ भोगा था, तो वो चीज बहुत ही जीवंत रूप में उनके लेखन में नजर आती है। इसका जो प्रथम खंड है वतन और देश, उसकी जो शुरुआत है वो पंजाबी परिवेश में लाहौर की एक गली में होती है। मास्टर लाभ लुभाया और जयदेव के परिवार और बहुत सारे लोग वहां पर मिलजुल कर रहते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनके जो रीति रिवाज हैं, बोलचाल में गालियों का प्रयोग है, उनके गीत हैं, जो मोहल्ले का वातावरण है, वो बिल्कुल आपको उस दौर में लेकर के जाते हैं जहाँ पे इस तरीके की वाकई जीवन शैली उस टाइम पे हुआ करती थी। इसका जो मुख्य पात्र है वो है जयदेवपुरी। निम्न मध्य वर्गीय परिवार का एक आदर्शवादी युवक है। उसकी बहन तारा उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है, लेकिन तारा का भ्रम तब टूटता है जब वो एक विजातीय लड़के यानी असद से उसको प्रेम हो जाता है और जयदेवपुरी उसका साथ नहीं देता, जबकि तारा को पूरा भरोसा रहता है कि उसका भाई उसका साथ जरूर देगा, और उसका भ्रम टूट जाता है। फिर तारा की शादी एक सोमराज नाम के लड़के से हो जाती है, जो सजातीय तो होता है लेकिन बहुत ही आवारा किस्म का लड़का होता है, और वो विवाह करके वहां पहुंचती है। और चूंकि आजादी का ही दौर रहता है और उसी समय वहां पे वो बंटवारे का दौर चलता है, उस पर आक्रमण होता है। तारा बड़ी मुश्किल से प्राण बचाकर भागती है वहां से, मुस्लिम परिवार के बीच में फंसती है जो उसको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं, वो वहां से भी भागती है। इस प्रकार घटनाक्रम जो है लगातार बढ़ता जाता है, सभी मुख्य पात्रों को समेटते हुए ये चलता है। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का बहुत ही अच्छा इन्होंने चित्रण किया है, क्योंकि दौर भी वैसा ही था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी पात्र किसी भी तरीके से जातिगत या धर्मगत रूप से एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से युक्त नहीं होता, क्योंकि वो आजादी के पहले का दौर देख चुके रहते हैं, जब वो बहुत ही मिलजुल कर रहते थे, तो सब एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। पर परिस्थितियां ऐसी बनती जाती हैं कि लोग एक दूसरे के दुश्मन होते चले जाते हैं, एक दूसरे पे भरोसा टूटता चला जाता है, और इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से यशपाल जी ने इसमें व्यक्त किया है। पुरी का जो प्रेम रहता है वो भी इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है। मुख्य जो इसमें कथा है वो भाई बहन को लेकर के शुरू होती है, उनके प्रेम संबंधों को लेकर के शुरू होती है, और अन्य पात्र इन्हीं दो पात्रों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, एकत्र होते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। झूठा सच की एक खासियत यह है कि इसमें जो स्त्री पक्ष है, स्त्री कितना भुगतती है, उस तमाम चीजों का बहुत ही अच्छा तरीके से वर्णन किया गया है कि उपद्रवी उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मतलब जिसको जहां मौका मिलता है वो स्त्री को किसी भी प्रकार से उपयोग करने से बाज नहीं आता। वेश्यालय तक का सफर तय कर लेती हैं महिलाएं। उस दुख और त्रासदी के दौर में भी उनको उनके कपड़े छीन लिए जाते हैं, उनको खाना नहीं दिया जाता है, उनको एक निर्वस्त्र करके एक जगह बंद कर दिया जाता है ताकि वो लज्जा में रहें और वहां से कहीं भाग न सके, और वो हर चीज के नाम पे शोषित की जाती हैं। किसी के संग किसी ने उनको कैद कर लिया तो भी वो दैहिक रूप पे मानी जाती हैं कि अब वो बेकार हो गई हैं, तो हर जगह उनके शोषण का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया। इसका जो दूसरा भाग है वो लाहौर की कथा है। प्रथम भाग में लाहौर की कथा है, उसका जो द्वितीय भाग है वो है आजादी के समय जो विस्थापित शरणार्थी थे उनका जीवन कैसा था, कैसे वो तंबुओं में रहते थे, और कैसे जब नेहरू जी का दिखाया गया कि दौरा हो रहा है तो वहां पे साफ सफाई करके सब अच्छा अच्छा उनको नए कपड़े और ये सब दे दिए जा रहे हैं।
बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है कि मतलब उसी समय से वो दिखावा वो सब कुछ शुरू हो गया था, जो शायद आज के समय में भी उतना ही रिलेवेंट है, उतना ही चल रहा है कि जब किसी नेता का दौरा होता है तो हम बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत कर देते हैं, जबकि चीजें वास्तविकता में उतनी अच्छी होती नहीं है। फिर वहां से वो शरणार्थी निकलते हैं, छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, अपने आप को स्थापित करने में लग जाते हैं। जयदेवपुरी भी उसी दौर से गुजरता है, अपने आप को एक कारोबारी के रूप में स्थापित करता है, प्रिंटिंग प्रेस चलाता है। इसी वजह से उसका अपनी जो पत्नी रहती है उससे दुराव हो जाता है, क्योंकि एक जगह वो अपने चरित्र से भी गिर जाता है। उर्मिला नाम की लड़की के प्रेम में फंस जाता है, उर्मिला को भी धोखा देता है, इसको भी देता है। सिर्फ परिस्थिति के अनुसार पात्र इसके बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन तब भी वो अपने दृढ़ संकल्प साहस के साथ खुद को स्थापित करता है। दूसरी तरफ तारा ये तमाम चीजें भुगतती हुई पहुंचती है। डॉक्टर प्राणनाथ जो पहले खंड में उसके प्रोफेसर रहते हैं, आकृष्ट रहते हैं उसके प्रति, वो द्वितीय खंड में भी उससे मिलते हैं, उससे प्रणव प्रस्ताव रखते हैं। तो वो बताती है कि दंगों के दौरान एक व्यक्ति ने उसके साथ जोर जबरदस्ती की थी, तो वो शारीरिक तौर से अब स्वस्थ नहीं है। तो डॉक्टर नाथ का कैरेक्टर वहां पे इतना ब्रॉड दिखाया है कि वो उसको इलाज कराते हैं, उसको विवाह प्रस्ताव ही नहीं देते, उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको इलाज करवाते हैं। तारा अपने आप को स्थापित करती है, एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाती है, सरकारी विभाग में उसकी नियुक्ति हो जाती है। और ऐसा करते करते कहानी एक बहुत ही सुखद अंत की ओर बढ़ती है, सुखद और दुखद दोनों ही, क्योंकि तारा डॉक्टर प्राण से शादी कर लेती है, लेकिन कनक और जो पुरी जयदेवपुरी रहते हैं उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। वहां पे भी कनक एक स्ट्रांग महिला के रूप में उभर कर सामने आती है कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं सह सकती हूँ। तो इस प्रकार से जो उपन्यास है बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप होता है। और यशपाल जी खुद इस उपन्यास के बारे में कहते हैं कि झूठा सच में सच को कल्पना से रंगकर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूँ जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। और ये बहुत ही सच्चाई है। आज के दौर में भी हम हमेशा हर पल पे एक आम आदमी के रूप में ठगे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी टूटी हुई शक्तियों को संजोते हैं, खड़े होते हैं और फिर उस झूठ का प्रतिकार करने और जीवन को और दुनिया को एक नई दिशा देने की ओर खड़े हो जाते हैं। तो झूठा सच एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नामचीन उपन्यास है। उम्मीद करती हूँ मित्रों यहाँ पे उसकी जो भी समीक्षा, जो भी मैंने प्रस्तुत किया, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए, मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे क्लिक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल किस्से कहानी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, हम और आप फिर ही मिलेंगे किस्से कहानी की दुनिया में एक